India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से मिली 13 अप्रैल तक जमानत। नियमित जमानत और सजा निलंबन की थी याचिकाएं। 3 मई को होगी अगली सुनवाई। कथित आबकारी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई। सीबीआई ने कहा मामले में जांच अहम चरण में चाहिए न्यायिक हिरासत। इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल समेत 11 पर देशद्रोह के मुकदमे में आरोप तय। 3 को किया गया आरोप मुक्त। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का है आरोप। समलैंगिक विवाह के विरोध में जमीयत उलेमा हिंद का सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पक्षकार बनाने की मांग रखी। कहा भारतीय कानून के खिलाफ है ऐसी शादियां। India Legal presents Courts Roundup. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। वहीं राहुल की सजा के खिलाफ याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि राहुल ने 2 अर्जियां दाखिल की थी। पहला आवेदन नियमित जमानत के लिए, दूसरा आवेदन सजा निलंबन के आवेदन पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सोमवार को गुजरात के सूरत स्थित सत्र अदालत में अपील दाखिल की थी। सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। जमानत 13 अप्रैल तक के लिए मिली है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर की। अपील 2 आवेदनों के साथ की गई। पहला सजा के निलंबन के लिए आवेदन, जो अनिवार्य रूप से नियमित जमानत के लिए एक आवेदन है, और दूसरा सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन है। अगर दूसरे आवेदन की अनुमति दी जाती है तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी करने के अधीन लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। पिछले हफ्ते सूरत में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 मानहानि और 500 मानहानि के लिए सजा, जो इस धारा में अधिकतम सजा है, के तहत 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। जिसके बाद संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 उपधारा 3 के तहत आवश्यक न्यूनतम सजा उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। जी नरसिंह और अन्य बनाम टीवी चौकप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 की जांच की और माना कि व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ मानहानि केवल तभी की जा सकती है जब वे एक पहचान योग्य समूह हो, यानी वे एक निश्चितता के साथ विशेष व्यक्तियों के समूह के रूप में निर्धारित हो, जो बाकी समुदाय से अलग है। सूरत की अदालत ने गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था। 23 मार्च को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत भी दी गई थी। कोर्ट ने सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी।
ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सके। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप तय किए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इंडियन मुजाहिदीन के आरोपी सदस्यों द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची। इन आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल की चैट से सूरत में न्यूक्लियर बम प्लानिंग के बारे में खुलासा होता है और ब्लास्ट से पहले वहां के मुसलमानों को हटाने की योजना बनाई गई थी। यासीन भटकल न केवल एक बड़ी साजिश में शामिल था बल्कि आईईडी को बनाने में भी सहायता की थी। दरअसल एनआईए द्वारा 2012 में आईएम के पूर्व सह संस्थापक यासीन भटकल समेत कई लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत कई मामलों में केस दर्ज किया था, जिस पर 31 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 आरोपियों पर आरोप तय किया, जबकि 3 को आरोप मुक्त कर दिया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल पर पटियाला हाउस कोर्ट ने देशद्रोह के मुकदमे के आरोप तय कर दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन भटकल पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। आरोप तय करने के लिए हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ही लगता है कि आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल और अन्य आरोपी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए की गई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के मुताबिक यासीन भटकल की चैट से सूरत में न्यूक्लियर बम प्लानिंग के बारे में खुलासा होता है। कोर्ट ने कहा कि भटकल वर्तमान में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ दूसरी आतंकी गतिविधियां भी प्लान करता रहा है और इसमें नेपाल के माओवादियों से उसकी सांठगांठ रही है। कोर्ट ने कहा कि इस न्यूक्लियर ब्लास्ट से पहले वहां से मुसलमानों को हटाने की योजना भी बनाई गई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि यासीन भटकल ने न केवल एक बड़ी साजिश में शामिल था बल्कि आईईडी को बनाने में भी सहायता की थी। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 धमाके हुए थे। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये दोनों धमाकों में आईईडी इस्तेमाल किया गया था। इस केस में कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल, पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान और 3 अन्यों को फांसी की सजा सुनाई थी। यासीन भटकल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। यासीन को साल 2013 में बिहार में नेपाल की सीमा से लगे इलाके से अरेस्ट किया गया था। भटकल उत्तरी कर्नाटक के भटकल गांव का रहने वाला है। आईएम ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर नए सदस्यों की भर्ती की, जिसके लिए पाकिस्तान स्थित सहयोगियों के साथ स्लीपर सेल का सहयोग लिया गया। वो भारत में प्रमुख स्थानों विशेषकर दिल्ली में बम विस्फोटकों द्वारा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे। कोर्ट ने भटकल, अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, इमरान खान, सैयद, उबैद उर रहमान, असदुल्ला अख्तर, उज्जैर अहमद, मोहम्मद तहसीन अख्तर, हैदर अली और जिया उर रहमान के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि मंजर इमाम, आरिस खान और अब्दुल वाहिद सिद्दी बप्पा को ये कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत देने में विफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 हत्या केस में 4 दोषियों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि संभव है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पुलिस ने ही हत्या की हो और झूठी कहानी बनाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए ये फैसला किया। हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराने की निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी और साथ ही साथ इसे चुनौती देते हुए 11 में से 4 ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में हुई एक हत्या के लिए दोषी 4 लोगों को बरी किया है।
अदालत ने ये राय बनाई कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हो सकता है कि खुद पुलिस ने उसकी हत्या की हो और ये झूठी कहानी बनाई हो। अदालत गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने हत्या के एक मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी। इसे चुनौती देते हुए 11 में से 4 ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शिकायतकर्ता का मामला ये था कि 13 लोग उसके घर आए और बिना किसी कारण के उसके बहनोई रोबी फुकन के सिर पर धारदार हथियार से वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। इसके बाद 3 आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर प्रदीप फुकन की हत्या कर दी। 13 में से सिर्फ 11 के खिलाफ ट्रायल हुआ। अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथन ने अदालत के मन में संदेह पैदा किया कि पुलिस अधिकारी उस स्थान पर मौजूद थे जहां हत्या हुई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता और 3 अन्य गवाहों ने कहा कि पुलिसकर्मी आरोपी के साथ थे और वे पूरी घटना के दौरान वहां थे। हालांकि न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगा। अदालत ने कहा कि किसी भी चश्मदीद ने ये नहीं कहा कि सभी आरोपी हत्या करने के एक सामान्य उद्देश्य के साथ आए थे। अदालत ने दोहराया, अगर किसी मामले की जांच दागदार है तो यह निचली अदालत का कर्तव्य है कि उचित और निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक स्पष्टीकरण प्राप्त करें। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की और कहा, ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य साक्ष्य की सावधानी पूर्वक जाँच करना है। अदालत ने नोट किया कि यहाँ तक कि सामग्री प्रदर्शनी कुल्हाड़ी को पेश नहीं किया गया था और न ही उस आशय का कोई सबूत था। सबसे ऊपर PW1 ने कहा कि उसे प्राथमिकी की सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अदालत ने कहा कि हालांकि प्रदीप फुकन की मौत मानव हत्या थी, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ संदेह से परे मामले को स्थापित करने में सक्षम नहीं था। इन आधारों पर अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। विधायकों और सदस्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 उपधारा 1E और 10वीं अनुसूची का उल्लंघन करने पर 5 साल के लिए चुनाव में खड़े होने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। चुनाव आयोग ने प्रस्तुत किया कि याचिका में शामिल मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 191 उपधारा 1E की व्याख्या से संबंधित है, जो सदस्यता के लिए अयोग्यता के पहलू पर विस्तृत है और ऐसे में प्रावधान उन परिस्थितियों की गणना करता है जिसके तहत एक व्यक्ति को राज्य के विधान परिषद का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। जवाबी हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की गणना की कई शर्तों में से ये है कि व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा अयोग्य है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिका से संबंधित मुद्दे का अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में प्रार्थनाओं को स्थगित करने के लिए उपयुक्त पार्टी केंद्र सरकार है, चुनाव आयोग नहीं। इस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा दायर प्रतिक्रिया विस्तृत पैरावार प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि प्रारंभिक प्रतिक्रिया है। ऐसे में हालांकि इसने सुनवाई के दौरान यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी। 2021 में तत्कालीन CJI SA बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए लोगों को उस अवधि के दौरान फिर से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है जिसके लिए वे चुने गए थे। यह आग्रह किया जाता है कि यदि इसका पालन नहीं किया गया तो दल बदल का विरोधी कानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को CBI ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। CBI की ओर से सरकारी वकील ने सिसोदिया की पेशी के दौरान कहा कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए कोर्ट से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की। सिसोदिया दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी है। दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी वक्त से घमासान जारी है। CBI ने दिल्ली की अदालत को आबकारी
घोटाले के संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जांच को अहम चरण में बताया, जिसमें सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रही हैं। सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले से की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया उनके पास हाजिर हुआ। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे जमानत पाने के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। इस पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है। केंद्र इसे भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ होने की दलील दे चुका है। वहीं इस मामले में अब जमीयत उलेमा हिंद ने भी याचिका दाखिल की है। जमीयत ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपनी अर्जी में कहा है कि विपरीत लिंगों का विवाह भारतीय कानूनी शासन के लिए मुख्य है। विवाह की अवधारणा भी दो व्यक्तियों के मिलन की सामाजिक कानूनी मान्यता से कहीं अधिक है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध करते हुए उसने इस मामले में उसे पक्षकार बनाने की मांग करते हुए कहा कि इसकी मान्यता स्थापित सामाजिक मानदंडों के आधार पर है। कई वैधानिक प्रावधान है जो विपरीत लिंग के बीच विवाह सुनिश्चित करते हैं। समलैंगिक विवाह की मांग को विरोध करते हुए जमीयत की अर्जी में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिका विवाह की अवधारणा को कमजोर कर रही है, क्योंकि विवाह स्थिर संस्था है। इसके साथ ही जमीयत ने अपनी अर्जी में कहा कि कई वैधानिक प्रावधान हैं जो कि विपरीत लिंग के बीच विवाह सुनिश्चित करते हैं। इसमें कानूनी प्रावधानों के साथ ही विवाह आपको बता दें कि विरासत, उत्तराधिकार और विवाह से उत्पन्न कर देनदारियों से संबंधित विभिन्न अधिकार भी इसके अंदर शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पेड़ों को नुकसान पहुंचाने या दिल्ली में पेड़ों के संरक्षण अधिनियम 1994 के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन से संबंधित कार्रवाई के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी तैयार करने में हुई प्रगति का विवरण देने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत सीनियर वकील राजीव दत्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा डीपीटी अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सुनवाई, कार्रवाई और जांच करने के लिए एसओपी निर्धारित करने के निर्देश देने की मांग की गई। अदालत ने कहा है कि वैधानिक अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों से संबंधित सभी कार्रवाई ऐसी प्रक्रिया में होने की उम्मीदें की जा रही है जो पूर्व दृष्टया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इसने आगे कहा कि वर्तमान मामले और याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य एन प्रसाद द्वारा संदर्भित अन्य मामलों के आधार पर शिकायतकर्ताओं के लिए ये सामान्य है कि वह किसी पेड़ की क्षति या कटाई की रिपोर्ट करते हैं। उन्हें किसी संबंधित की प्रगति या परिणाम के बारे में सूचित नहीं किया जाता। शिकायत पर कार्रवाई शुरू की गई। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा 20 फरवरी को दाखिल जवाबी हलफनामे पर गौर करने के बाद, जिसमें कहा गया कि जीएनसीटीडी की मंजूरी के बाद महीने के भीतर एसओपी जारी किया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि अब 1 महीने की अवधि बीत चुकी है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि परिपक्व पेड़ को घातक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और वाहन द्वारा गिरा दिया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपराधी को अधिसूचित किया गया या उसने डीपीटी अधिनियम के तहत अपराध को कम करने के लिए आवेदन किया। दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 33 के तहत वृक्ष अधिकारियों को उचित निर्देश देने के लिए सरकार को निर्देश देने पर याचिका दायर की। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ने लद्दाख में कुत्ते के काटने के मामले की बढ़ती संख्या पर स्वतः संज्ञान लिया और इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका भी
शुरू की। बता दें आपको कि मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने लद्दाख प्रशासन को 2 सप्ताह के भीतर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि लद्दाख में कुत्ते के काटने के रजिस्टर्ड मामले 2017 में 854 से बढ़कर अब 2022 में 2229 हो गए हैं और सिर्फ जनवरी 2023 में लगभग 220 कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है लोगों को और कुत्तों ने लोगों को काटा है। अदालत ने चिंता इस पर व्यक्त की है। मामले में इस पर भारी उछाल में जाहिर तौर पर इस दिक्कतों को और बढ़ाया है और केवल स्थानीय आबादी बल्कि लद्दाख जाने वाले पर्यटक भी इसका निशाना बन रहे हैं। ये देखते हुए आवारा कुत्ते जंगली शाकाहारी जीवों पर हमला कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों और पशु मालिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आवारा कुत्तों का मामला बेहद गंभीर है। सड़कों से साथ साथ आपको बता दें कि आवारा कुत्ते हाउसिंग सोसाइटी में भी घुसकर लोगों को काटते हैं। कानून क्या कहता है इस मामले में, ये बताएंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। सुनिए। WHO के अकॉर्डिंग रेबीज से होने वाली मौतों में 36% मामले भारत से होते हैं। हर साल कुत्ते के काटने से 18 से 20 हजार मामले सामने आते हैं। When a man is attacked by the another man, the law prosecutes and punishes the culprit. But when a precious human life is lost due to the dog attack, who is to blame? Can the culprit dog be dragged to the court? Clause 20 of the Animal Birth Control Rules 2023 provides that feeding of the community animals on the society premises or in the area shall be the responsibility of the apartment owner association or the local body representative of the area who intends to feed animals as a compassionate gesture. At the same time, in the case of Ajit Singh Rawat versus Union of India and others, the court ordered that the victim of a dog bite to receive rupees 2 lakh in compensation within a week of the incident, 1 lakh from the municipality and 1 lakh from the state government. The owner of a pet was charged under section 289 of the IPC, which deals with negligent conduct with respect to animal. Under this, a person can be imprisonment for up to 6 months, in jail or a fine up to rupees 1,000 of both. Recently, the Noida authority has decided to impose a fine of rupees 10,000 on the owners in case of pet dog or cat attacks from 1st March 2023. और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.